में कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू। देखते देखते 1893 आ गया और स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंच गए। और जब शिकागो पहुंचे तो उन्होंने पहला भाषण 11 सितंबर 1893 को शिकागो में दिया और दूसरा भाषण उन्होंने 13 सितंबर 1893 को दिया और तीसरा भाषण उन्होंने 14 सितंबर 1893 और चौथा भाषण 19 सितंबर 1893 को जब दे रहे थे वो वेदांत का दर्शन करा रहे थे। और अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को देकर के जब नीचे उतरे तो पूरी दुनिया ने कहा कि दुनिया की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कहीं की है तो भारत की है। उसका मूल कारण क्या था कि अगर जीरो पर बात करनी हो, अगर वेदांत पर बात करनी हो, अगर वेद और उपनिषदों पर बात करनी हो और संपूर्ण ब्रह्मांड पर बात करना हो तो केवल भारत बात कर सकता है। और इसलिए आजकल एक थ्योरी आ रही है वसुधैव कुटुंबकम की बात जो हमारे पूर्वज कहते थे, अब दुनिया उसको कहना प्रारंभ कर दी। देखते देखते स्थिति आगे बढ़ी। 1905 आया, बंगभंग हो गया। 1906 आया, मुस्लिम लीग हो गया। 1913-14 आया, महात्मा गांधी का आगमन हो गया। 16-17 आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गए। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग का कांड हो गया। 1921 में असहयोग आंदोलन हो गया। 1920 का चौरी चौरा कांड हो गया। 1925 का काकोरी कांड हो गया। 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हो गई। 1932 का एरविन समझौता हो गया। चलते चलते हम लोग आ गए और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और 16 अगस्त 1945 का बंगाल की सीधी कार्रवाई। और जिस देश की आज़ादी की लड़ाई हम आप लड़ रहे थे वह देश एक दिन बाद आज़ाद हुआ। उसके एक दिन पहले पाकिस्तान बन गया, फिर भारत का बंटवारा हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद भारत का एक संविधान बना। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। सच्चिदानंद सिन्हा ने उसकी अध्यक्षता की। 389 सदस्यों का संविधान सभा बनी। 294 लोग उस पर दस्तखत किए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा करके एक विशाल संविधान, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भागों का एक संविधान तैयार हुआ। संविधान में भारत के बहुत बड़े दिग्दर्शन कराए गए। अभी संविधान की बात यहाँ पर आ रही थी और वो सब कराया गया और उसके साथ ये कहा गया कि इसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। और 1952 में पहला चुनाव हुआ। 22 राज्य उस समय थे और 22 के 22 राज्यों का पहला चुनाव जो हुआ, 17 करोड़ वोटर उस समय थे। पहली जनसंख्या जब हुई थी भारत की और पहली जनगणना जब की गई थी तो 36 करोड़ लोग भारत में थे। पहली जनगणना में 36 करोड़ भारत में थे और 17 करोड़ वोटर थे। और आज की तारीख में 140 करोड़ हैं और वोटर की संख्या वो 100 करोड़ की हो गई। देखते देखते हम लोग पहली लोकसभा से 18वीं लोकसभा तक पहुंच गए। अब उस यात्रा को अगर आप देखेंगे पहली लोकसभा से इस तक की यात्रा, तो कितने सारे जिगजैग आए, कैसी कैसी परिस्थितियाँ आई। अब उस पर विस्तार से जाएंगे तो चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन पहला चुनाव 52 में हुआ, एक साथ हुआ। दूसरा चुनाव 57 में हुआ, एक साथ हुआ। तीसरा चुनाव 62 में हुआ, एक साथ हुआ। और चौथा चुनाव 67 में हुआ, एक साथ हुआ। लेकिन विडंबना कहाँ आकर के रुकी कि 67 के चुनाव में बहुत सारे दलों के माध्यम से 10 राज्यों में मिलीजुली सरकार बन गई। जहाँ मिलीजुली सरकार बनी और उसके बाद नए नए राज्यों का गठन हुआ। नए राज्यों के गठन होने के बाद विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में दिक्कत होना शुरू हुई। उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि जब 71 और 72 का चुनाव, जो 72 में चुनाव होना था, जब भारत और पाकिस्तान का, बांग्लादेश का निर्माण और भारत और पाकिस्तान का युद्ध उस समय चला, तो इंदिरा गांधी जी ने जो चुनाव 72 में होना था उसको उन्होंने 71 में 70 में भंग करके और एक साल पहले चुनाव की घोषणा कर दी। चुनाव की घोषणा होने के कारण से जिन विधानसभाओं का चुनाव 7 में होना था वो सब बिखर गए। और बिखरने के कारण से उस समय जगह जगह पर कांग्रेस पूरी तरीके से कमजोर होती जा रही थी और जिसका परिणाम था कि उस पर अंकुश लगाने के दृष्टि से वो अपने इन चुनाव को अलग अलग चुनाव को मैनेज करना बहुत आसान था, इसलिए उन्होंने चुनाव को अलग अलग किया। अब आप विडंबना देखिए, वहाँ से प्रारंभ होती है। नए नए राज्यों का गठन होता है, राज्यों का चुनाव अलग होता है। उसी के साथ एक बड़ी विडंबना शुरू हुई कि निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।
जहाँ हमारा राज्य नहीं है उसको हम बर्खास्त कर देंगे और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। आज़ाद भारत में 88 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। एक दिन में 17 फरवरी 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक दिन में 7 राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उनकी सरकार वहाँ पर नहीं थी, जिसके कारण से सारे चुनाव डिस्टर्ब हो गए और चुनाव जो एक साथ होते थे वो सब अलग अलग चुनाव चले गए। 83 में इसके लिए प्रयास किया गया, 85 में इसके लिए प्रयास किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने इसका प्रस्ताव किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रस्ताव किया, एक साथ चुनाव होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया और जो वोटर थे वो एक वोटर 4-5 जगहों पर वोट करता था और वो चरणबद्ध तरीके से वही वोटर अलग अलग चुनाव में भाग लेता था और जिसके कारण से चुनावी प्रक्रिया पूरी तरीके से बाधित हो गई। फिर उसके बाद एक प्रयास आया, प्रयास खत्म हो गया, आपातकाल आया, आपातकाल में स्थितियां बहुत बद से बदतर हो गई, संविधान पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गया। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, सब कुछ परिस्थिति बनी, लेकिन उसके बाद लोग तो सोचते रहे, उस पर काम कोई नहीं कर पाया, क्योंकि सबके स्वार्थ अलग अलग थे। और जब सरकारें बनना शुरू हुई तो जो अभी इन्होंने कहा, राजनीतिक दृष्टि से प्रदेशों के जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने इसके लिए कतई तैयार नहीं हुए। क्यों नहीं तैयार हुए? क्योंकि जब आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं और भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जनता भारत को नंबर 1 का देश देखना चाहती है। इसीलिए जो क्षेत्रीय दल अपने स्वार्थ में जातिवाद करते हैं, बाकी कुछ करते हैं, उनका उसमें कहीं ना कहीं उनको लगा कि इससे नुकसान न हो जाए, इस कारण से उन्होंने डिस्टर्बेंस किया, नहीं हो पाया। उसके बाद जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बहुत अच्छी एक प्रक्रिया शुरू की। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत में सबसे पहला काम उन्होंने धारा 370 समाप्त किया और 35 से समाप्त किया और एक उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरा काम उन्होंने किया, हमारे बिजली विभाग के बैठे हुए हैं, आप जानते हैं कितनी सारी पावर ग्रिड होती थी। मोदी जी ने 1 नेशन 1 पावर ग्रिड का कॉन्सेप्ट बनाया और आज भारत 1 नेशन 1 पावर ग्रिड पर आ गया। अब आप कल्पना कर सकते हैं, मैंने आपका उदाहरण इसलिए दिया कि आप चूंकि खड़े थे, आपने बात की, तो 1 नेशन 1 पावर ग्रिड एक बहुत बड़ा काम दुनिया के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरा काम क्या किया? अब देखिए उन्होंने कैसे सोच के आधार पर एक एक कदम आगे बढ़ा। लोगों ने कहा हेल्थ इंश्योरेंस, दुनिया के देशों में विचार करते रहे, लेकिन मोदी जी ने 1 नेशन 1 हेल्थ इंश्योरेंस, आयुष्मान भारत, पूरे भारत के लिए 1 नेशन 1 हेल्थ इंश्योरेंस किया। अब तीसरी बात उन्होंने क्या किया, लोग मांगते थे कि 1 राइट 1 पेंशन, 1 नेशन 1 पेंशन, उसके आधार पर 1 राइट 1 पेंशन का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने ला करके उसको पूरा किया। अब भारत के किसानों की एक बड़ी समस्या थी फर्टिलाइजर, 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट मोदी जी ला करके 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर पे खड़ा किया। अब चौथी एक बड़ी बात है, मोदी जी ने 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर के साथ साथ 1 नेशन 1 मार्केट, 1 नेशन 1 मार्केट का कॉन्सेप्ट आज पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। फिर मोदी जी ने आगे क्या किया कि 1 नेशन 1 मार्केट के साथ साथ उन्होंने 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी, एक देश एक कर प्रणाली पूरे भारत के लिए उन्होंने लागू की। अब देखिए कितनी सारी चीजें आ रही हैं, सब 1 नेशन। अभी मोदी जी ने क्या कहा, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड होगा, 1 नेशन 1 पावर ग्रिड होगा, 1 नेशन 1 हेल्थ इंश्योरेंस होगा, 1 नेशन 1 टैक्स होगा, 1 राइट 1 पेंशन होगी। अब आप सोचिए कि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्होंने फिर अंतिम रूप से देखा कि भारत में जो अस्थिरता है, जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है और भारत के खजाने का सबसे ज़्यादा पैसा जिस पे खर्च हो रहा है वो चुनाव है, और चुनाव पे इतना बड़ा पैसा खर्च हो रहा है और मैन पावर का यूटिलाइजेशन, मैन पावर, मिलिट्री पावर, पुलिस पावर और प्रशासनिक पावर का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है वो केवल चुनाव के लिए हो रहा है। हमारा बच्चा प्राइमरी में पढ़ता है और प्राइमरी का टीचर वोटर लिस्ट बनाता है और प्राइमरी का टीचर घर घर जाकर के सर्वे करता है, और कितना साल के साल भर करता है, क्योंकि वोटर लिस्ट कितनी बनानी है। नंबर 1, लोकसभा की वोटर लिस्ट अलग होगी, विधानसभा का वोटर लिस्ट अलग होगी, लोकल बॉडी की वोटर लिस्ट अलग होगी, पंचायत की वोटर लिस्ट अलग होगी। अब 4 प्रकार की वोटर लिस्ट बनाना है
और 5 साल में 4 प्रकार की वोटर लिस्ट। आदरणीय शिवाकांत जी भाई साहब बहुत सारे प्रशासनिक पदों पर रहे हैं। एक वोटर लिस्ट बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन 1 साल पहले उसका नोटिफिकेशन जारी करता है। 1 साल पहले जो कर्मचारी उसमें लगा दिए जाते हैं उनका ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। 1 साल पहले वोटर लिस्ट के कॉन्सेप्ट को लेकर के वोटर लिस्ट बनाने के लिए अब तक के चुनाव आयोगों ने जो मैक्सिमम खर्च किया है और मैक्सिमम मैन पावर लगाई वो वोटर लिस्ट में लगा दिया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है वोटर लिस्ट के साथ साथ हमको आपको सबको मिलकर के पोलिंग स्टेशन बनाना है, पोलिंग बूथ बनाना है, मैन पावर लगाना है, पूरी मशीनरी, पूरी की पूरी मशीनरी साल के साल भर केवल चुनाव प्रक्रिया में लगा करके हमारे अब की बार के चुनाव में अभी जो आंकड़ा आया है, आपके पास अच्छे आंकड़े होंगे, 75 लाख कर्मचारी। आप कल्पना करो इतने कर्मचारी इलेक्शन के दौरान लगाए। इलेक्शन से पहले जो लगाए गए उसकी बात छोड़ दीजिए, इलेक्शन के दौरान लगाए गए। अब आप कल्पना करिए अगर प्राइमरी का विद्यालय, हमारा ग्राम सेवक, हमारा रोजगार सेवक, हमारे ग्राम पंचायत के अधिकारी, हमारे सारे डिपार्टमेंट के लोग केवल वोटर लिस्ट साल भर बनाएंगे तो बाकी डिपार्टमेंट का क्या होगा। तीसरा एक बड़ी बात है, हम सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाते हैं, हम व्यवस्थाएं बनाते हैं, किसको किसको लगाते हैं, जितने डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और साल भर हम केवल चुनाव कराते हैं। और हमारे पास बहाना रहता है जब कोई आदमी अपने काम के लिए जाता है तो लोग बड़े आसानी से कहते हैं हम इलेक्शन में लगे हैं, कोई इम्पोर्टेंट काम है। और आयोग के अनुसार ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब इलेक्शन की नोटिफिकेशन होती है या वोटर लिस्ट की होती है तो प्राथमिकता के आधार पर आपको वही काम करना पड़ेगा, आप दूसरे काम को नहीं कर सकते हैं। नंबर 1 पर वो काम करना होता है, उसका जो उससे अगर आप इतर काम करते हैं तो उसकी सज़ा बहुत कठोर है। अब आपको मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए इतनी सब प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए 1-1 करोड़ कर्मचारी अगर लग रहा है, अभी हमारे एक भाई साहब ने कहा इलेक्शन साल के कितने महीने लगते हैं। अब देखिए 4 इलेक्शन 1825 दिन 5 साल में होते हैं, 365 को मल्टीप्लाई करिए तो आपको 1825 दिन मिलेगा। 1825 दिन में से लोकसभा का इलेक्शन 1 साल पहले स्टार्ट हुआ, अगर 3 महीने का इलेक्शन ही मान लो और विधानसभा का इलेक्शन 3 महीने का मान लो और लोकल बॉडी का इलेक्शन 3 महीने और पंचायत का चुनाव 3 महीने, तो हमारा 312 और 12 महीने को अगर मान लो तो हमारे 365 दिन तो इलेक्शन के जो एकदम प्रचार प्रसार के दिन है उसके लिए चाहिए, नोटिफिकेशन से लेकर के नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक। अब हमारे 1825 दिन में से इतने दिन चले गए, उसके बाद जो बाकी कामों के लिए व्यवस्था है उसको हम अलग जोड़ दें तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि 5 साल में से कम 2 से 2.5 साल केवल इलेक्शन में लोग लगते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा आप कल्पना करिए कि अभी जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद है जिसको हम GDP कहते हैं, GDP का 1.5% केवल इलेक्शन पर खर्च, 1.5% GDP का इलेक्शन पर खर्चा होना। आप कल्पना करिए कि अभी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर इतने पैसे में हम स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, बाकी सब विभागों की पूरी व्यवस्था सुधार सकते हैं और सारा पैसा इलेक्शन में जाता है। अभी ये रिपोर्ट आई है कि जो अब की बार का इलेक्शन हुआ लोकसभा का 2024 का, उस इलेक्शन में 1.35 लाख करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च हुआ। अब 1.35 लाख करोड़ रुपए इलेक्शन में हमने खर्च किए। 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उससे 55 से 60 हजार करोड़ रुपए इलेक्शन में ज़्यादा खर्च हो गए। जो अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ था उस पर 1760 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च किए। अब 400 बार जब से देश आज़ाद हुआ अभी तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव जो है 400 बार हो चुके हैं और इस आधार पर चुनाव में 4 से 5 लाख 7 लाख करोड़ रुपए इलेक्शन पर व्यय किया गया। इलेक्शन पर इतना व्यय होना, कर्मचारियों का पूरा इन्वॉल्वमेंट होना, समय का उपयोग होना, परियोजनाओं का रोक देना, विकास कार्यों को ठप कर देना और केवल चुनाव में रहना और चुनाव को धंधा बना देना, भ्रष्टाचार का केंद्र बना देना, ये बहुत बड़ा एक अभिशाप बन गया।
और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, भाई एक बार चुनाव होना चाहिए, अगले 5 साल तक चुनाव से मुक्ति होनी चाहिए, जनता को बार बार परेशान नहीं करना चाहिए। और वोटर लिस्ट कैसे बनती है, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा, हम बस्ती के रहने वाले हैं तो हम बस्ती में भी वोट डालेंगे, हम लखनऊ में भी वोट डालेंगे, हम अपने वोटर लिस्ट को अपने हिसाब से बनाएंगे। लोग बाराबंकी वाले आकर लखनऊ में भी वोट डालेंगे, वहाँ भी वोट डालेंगे। उसका कारण क्या है, आप वोटर लिस्ट को उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कितनी बार लोग वोट करते हैं। आप देखिए, पंचायत के चुनाव में अलग वोट करेंगे, नगर निगम का चुनाव होगा तो लखनऊ में वोट करेंगे, और गाँव का चुनाव होगा तो वहाँ जाके वोट करेंगे। जबकि कहा गया कि एक वोटर कार्ड, एक जगह का वोटर कार्ड, एक जगह वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। उसके कारण से आप जरा इसको दूसरी दृष्टि से देखिए कि जिनको दुरुपयोग करना है, आपको नहीं लेकिन जिनको करना है, आप लोग समझ रहे होंगे, वो भारी मात्रा में इसका दुरुपयोग करते हैं, और जिसके कारण से जो पवित्र और शुचितापूर्ण चुनाव की बात हम करते हैं वो नहीं हो पाता है। अब तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, कर्मचारियों का, फाइनेंस का और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे की व्यवस्था बनाने के दृष्टि से लोगों ने कहा कि दुनिया के ऐसे जो विकसित देश हैं उनका चुनाव एक बार होता है। स्वीडन का आप चुनाव देख लीजिए, एक बार होता है। अभी 2018 में चुनाव हुआ। वोटर कैसे एक बार जब चुनाव देने की बारी आती है, जब रोज रोज चुनाव होता है तो वोटर वोट डालने भी नहीं जाता, बड़ी निष्क्रियता रहती है। कितना परसेंट हुआ, तो लोगों ने कहा लखनऊ में तो 33%, 35% वोट पड़ा। क्यों ऐसा हुआ? लोग रोज रोज वोट डालने नहीं जाते, ऊब गए। अब उसके बाद स्वीडन की बात जब आई तो उन्होंने 83.2% पर वोटिंग परसेंटेज किया। और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का चुनाव एक बार में हुआ। अमेरिका, जितने विकसित देश हैं वन नेशन वन इलेक्शन पे चल रहे हैं। ब्राजील का चुनाव एक बार में, अमेरिका का चुनाव एक बार में, इंडोनेशिया का चुनाव एक बार में, जापान का चुनाव एक बार में, दक्षिण अफ्रीका का चुनाव एक बार में, स्वीडन का चुनाव एक बार में, सबका चुनाव एक बार में, और भारत का चुनाव साल के 12 महीने चलता है। हर समय चुनाव पे चुनाव। पहले लोकसभा का चुनाव करो, फिर उपचुनाव करो, फिर विधानसभा का चुनाव करो, फिर नगर निगम का, फिर नगर पंचायत, नगर पालिका, लोकल बॉडी करो, फिर पंचायत का चुनाव करो, और फिर सहकारिता का चुनाव करो। रोज हर दिन चुनाव में लिप्त रहो, बाकी सब काम ठप है, केवल चुनाव 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 चलना, जिसका परिणाम हुआ मेरा भारत बहुत पिछड़ गया। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। आज दुनिया की जो इकोनॉमी है उसके आधार पर जरा विचार करके देखिए। लोगों ने कहा कि ये जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, आज अमेरिका की इकोनॉमी जो है 28 से 29 ट्रिलियन डॉलर की, चाइना की इकोनॉमी जो है वो 19 ट्रिलियन डॉलर है, और भारत की इकोनॉमी हम 3.5 पौने 4 पे खड़े। हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन हमारी इकोनॉमी कहाँ है? उसका कारण क्या है कि हम अनावश्यक रूप से बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, मसल्स पावर का यूज करें। जब बार बार चुनाव होता है, अलग अलग चुनाव होता है, तो वही कुछ मसल्स पावर है जो अलग अलग जगहों पे जाके चुनाव को प्रभावित करते हैं, और उन प्रभाव के कारण से भ्रष्टाचार भी चरम पड़ जाता है, और हर चुनाव को लोग धंधा बना करके उसमें काम करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने विचार किया कि वन नेशन वन इलेक्शन भी होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया। और देखिए, समिति भी किसके नेतृत्व में गठित किया? 2023 में आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में बनाया। बहुत बड़े बड़े लोग उसमें रखे गए, और उस कमेटी में हमारे गृह मंत्री भी थे, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी के थे, के जी थे उसमें, हमारे जितेंद्र सिंह थे, हमारे बहुत सारे लोग उसमें थे, और सब लोगों ने उसकी तैयारी की। आप जरा भारत की तैयारी के विषय में और इस इलेक्शन के बारे में लोगों की ओपिनियन क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोगों ने 191 दिन तक उस पर काम किया, और कुल 18,626 पन्ने की एक रिपोर्ट तैयार की, और उसमें जो उन्होंने ऑनलाइन फीडबैक लिया भारत से, उसमें लगभग 83% लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया। 83%। उसके बाद उन्होंने जितने रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनसे जब उन्होंने फीडबैक लिया तो 100% लोगों ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने निर्वाचन जो हमारे आयोग है, चुनाव आयोग, उसके मुख्य आयुक्तों से पूछा, रिटायर्ड और जो उसमें काम किए, उन्होंने 100% कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने
उच्च न्यायालय के जितने भी हाई कोर्ट हैं भारत के, उनके सबके जजों से बात किया, उसमें से 75% जजों से बात हो पाई। 75 के 75% ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। फिर राज्य के जितने निर्वाचन आयोग थे उनसे भी उन्होंने बात किया, उन्होंने कहा वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। फिर उन्होंने इसका पक्ष विपक्ष देखा, सारी बातचीत किया, फिर राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों से बात की। 47 पॉलिटिकल पार्टियां जो भारत की नेशनल स्टेट की इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टियां थी, उसमें से 32 पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अब आप कल्पना करिए, सबकी ओपिनियन आने के बाद तब उसको ले जा करके हमारे यहाँ रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपा गया और 18,626 पेज की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई। और उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति के बाद तब 12 दिसंबर 2024 को वो रिपोर्ट नरेंद्र भाई मोदी ने कैबिनेट से पास किया और 17 दिसंबर 2024 को वो पार्लियामेंट में प्रस्ताव के रूप में, संशोधन के रूप में 129वां संवैधानिक संशोधन के दृष्टि से पार्लियामेंट में रखा गया, लोकसभा में, और लोकसभा के लोगों ने उसको बहुमत के साथ पास कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जब राज्यसभा में प्रस्ताव गया तो राज्यसभा में प्रस्ताव चाहते ही 100% राज्यसभा में पास हो जाता, लेकिन अमित भाई साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा नहीं, इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में देना चाहिए और एक बार भारत की ओपिनियन इस पर लेनी चाहिए, जनमत लेना चाहिए और जनता के बीच में इसको लेकर के जाना चाहिए, उसके बाद हम इस प्रस्ताव को पास करेंगे। उन्होंने इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रिपोर्ट दे दिया और वहाँ से लेकर के हम सब लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत अच्छा, भारत के अंदर इससे शुचिता, पवित्रता और विकास के लिए दूसरा कोई आधार नहीं हो सकता है। लेकिन अभी आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आज की तारीख में जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, आप किसी चीज़ के कानून की बात करते हो तो लोग अब कहते हैं वन अर्थ वन कानून। अब तो पूरी दुनिया का कानून एक बनने जा रहा है, अब तो पूरी दुनिया के बारे में एक बारे में लोग सोच रहे हैं। स्टेट की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आज भारत में शासन कर, सबसे ज़्यादा सांसद भाजपा के पास, 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है और हर स्टेट की चिंता करने के लिए मंत्री, मुख्यमंत्री व्यवस्था है, पार्टी की अपनी इकाई है, क्या उनकी नीड है, क्या आवश्यकता है, उसके आधार पर घोषणा पत्र बनता है। जैसे हम लोकल बॉडी का इलेक्शन करते हैं तो लखनऊ का घोषणा पत्र अलग है, आगरा का अलग है, गाजियाबाद का अलग है, सहारनपुर का अलग है, गोरखपुर का अलग है, वाराणसी का अलग है। ऐसे ही हमारे आपके स्टेट के लिए क्या क्या जरूरत है उसका घोषणा पत्र अलग है और नेशनल लेवल पे क्या जरूरत है उसका घोषणा पत्र अलग है। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 2019 के घोषणा पत्र में भी भाजपा के था और 2024 के घोषणा पत्र में भी भाजपा के था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ये नेशनल मुद्दा है, तो हमारे राष्ट्रीय घोषणा पत्र में था। स्टेट का जो मुद्दा है वो स्टेट के घोषणा पत्र था। आप स्टेट को इग्नोर करके कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, स्टेट को साथ में बिना लिए आप चल नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो हमारे आपका भारतीय संविधान है और व्यवस्थाएं हैं उसमें हमको आपको व्यवस्था करनी पड़ती है, इसलिए उसको इग्नोर कभी किया ही नहीं जा सकते। इस आधार पर भारत में एक मंशा बनी, सबके लोगों के बीच में लोग चाह रहे हैं। इस आधार पर लोगों का चिंतन बना कि वोटर लिस्ट एक होनी चाहिए, एक समय में चुनाव होना चाहिए, 3 महीने में चुनाव का समापन होना चाहिए, 100 दिन के अंदर लोकल बॉडी और उसका चुनाव कराया जाना चाहिए, इस आधार पर व्यवस्था होनी चाहिए। और 356 का जो दुरुपयोग है, जिसके आधार पर 88 बार राष्ट्रपति शासन लगा, अगर कोई सरकार कहीं भंग होती है तो उन्होंने कहा कि जितने दिन के लिए समय बचा है उतने दिन के लिए चुनाव होना चाहिए, जिससे अगला चुनाव फिर से साथ में होना चाहिए, अलग अलग चुनाव नहीं होना चाहिए। इतने बड़े चिंतन के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें बहुत सारे लोग अपनी लीगल ओपिनियन भी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने फीडबैक भी दे रहे हैं, जैसे आपने सुझाव दिया लोकसभा और विधानसभा का, कोई बेनिफिट नहीं है। आप जब इस बात को कहते हैं तो वहीं पर सारी चीज़ें रुक जाती हैं, क्योंकि फिर लोकल लेवल पे लोग कहते हैं फिर हमारा नगर निगम लोकल बॉडी अलग होना चाहिए, पंचायत अलग होना चाहिए, विधानसभा अलग होना चाहिए, लोकसभा अलग होना चाहिए, फिर आकर के हम वहीं खड़े हो जाते हैं जहाँ से हम चले थे। इस आधार पर विचार करने के बाद जिस तरीके का चिंतन चल रहा है उसके आधार पर आने वाला भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करे, विकसित भारत का सपना साकार हो, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, एक समृद्धशाली भारत तैयार हो और हमारे जो
आने वाली पीढ़ियों को जो आवश्यकता उसकी पूर्ति हो, उसके सबके लिए आवश्यक है वन नेशन वन इलेक्शन हो, जिसके आधार पर विकास की गति को हम तेज गति से। मैं समझता हूँ ये भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, संविधान के दृष्टि से और आने वाली पीढ़ी के दृष्टि से इससे ज़्यादा उपयोगी दूसरी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। और इसलिए जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो हमारी मिलिट्री जो बॉर्डर से बुलाई जाती है, जो BSF को लगाया जाता है, जो पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है, जो भ्रष्टाचार होता है, जो गांव-गांव में मर्डर होते हैं, जो जगह जगह पे गोलियां चलती हैं, जो भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है, जो ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, उन पे सब पे अंकुश लग पाएगा और भारत आर्थिक रूप से समृद्धशाली होगा। और जो 1.5% GDP का चुनाव में जा रहा है वो हमारे विकास में जाएगा और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारी शिक्षा होगी, हमारे आधारभूत ढांचे खड़े होंगे और हम भारत को स्वर्णिम भारत बना पाएंगे और फिर से मेरा भारत सोने का चिड़िया बनेगा। इसलिए निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन के दृष्टि से मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोग भी भारत में एक जनमानस को तैयार करिए, सबको लेकर के चलिए। पूरी दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो भारत को स्थिर नहीं देखना चाहते, राजनीतिक स्थिरता हो, दुनिया के कई देश नहीं देखना चाहते। आप लोग रोज टीवी पर देखते हैं और न्यूज़ में पढ़ते हैं और उनकी इच्छा है कि कभी भी एक भारत एक चुनाव ना होने पाए, वन नेशन वन इलेक्शन ना होने पाए, क्योंकि उनको घुसने का आधार मिलेगा और उनके हमारे आपके पॉलिटिकल जो राजनीतिक स्थिरता है उसको अस्थिर करने का अवसर प्राप्त होगा और हमारी सारी मशीनरी इसी चुनाव में लगी रहेगी, हमारे सारे काम ठप रहेंगे, डेवलपमेंट होगा नहीं, सब काम रुक जाएंगे और हमारा भारत पिछड़ता चला जाएगा। लेकिन मित्रों, अब समय आ गया है, भारत न रुकेगा, न भारत झुकेगा, न भारत पिछड़ेगा। अब भारत तेज गति के साथ आगे चलेगा और इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर फिर से भारत अंगड़ाई लेकर के खड़ा होगा, स्वर्णिम भारत और अद्भुत भारत और फिर से विश्व गुरु पद वाला भारत तैयार होगा। और 2047 में जो मोदी जी ने कहा विकसित भारत का सपना साकार होगा, विरासत से विकास की हम यात्रा करेंगे और जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उस पर गर्व और गौरव करेंगे, उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप सब आए, आप सबका धन्यवाद, आभार। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया। मैं जलते हुए प्रकाश से कहूँगा कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते दीपक ज्योति ब्रह्मा दीपक ज्योति नाना दीपो हरते पापम गणपत ज्योति नमोस्ते। हे प्रकाश देवता, सबके दिमाग को ऐसा प्रकाशित कर दीजिए कि वो सब अच्छी सोच के आधार पर भारत को तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ देख पाए और हमारा भारत प्रगति करे और भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार पूरी दुनिया में छा जाए और फिर से मेरा भारत उसी रूप में खड़ा हो जाए। जब दुनिया के लोग आँख नहीं खोले थे तो भारत था, जब दुनिया में विश्वविद्यालय नहीं थे तो तक्षशिला नालंदा हमारे पास था, जब दुनिया जीरो नहीं जानती थी तो भारत ने खोजा था, जब अंक की पहचान नहीं थे तो भारत ने बताया था, जब योग जानते नहीं थे लोग तो भारत ने सिखाया था, जब मंत्र की पता नहीं था तो गायत्री महंत मंत्र यहाँ पर बन गया था, जब लोग किताब लिखना नहीं जानते थे, अक्षर नहीं जानते थे, तब हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना कर दिए थे। तो अद्भुत भारत है, दिव्य भारत है, फिर से भारत महान बने। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को हम लोग साकार करें और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।